नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष पांडे। स्वागत है आपका एग्ज़ाम हॉल पे। और आज हम लेके हाजिर हैं 22 जून का द हिंदू का कंप्लीट एनालिसिस विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। दोस्तों, जो भी टॉपिक हम इस पे डिस्कस करेंगे उनके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी में आए हुए हैं, हम साथ साथ उनको भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का द हिंदू एनालिसिस। दोस्तों, पहली खबर जो है वो तमिलनाडु से है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को तमिलनाडु के एक मिनिस्टर को इंटरोगेशन करने से मना कर दिया है। और तमिलनाडु के जो ये मिनिस्टर हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के द्वारा उनसे पूछा जाना था, उनसे सवाल जवाब किया जाना था। लेकिन चूंकि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को इस चीज़ पे रिलीफ देने से मना कर दिया कि वो हॉस्पिटल में ही उनका इंटरोगेशन कर चुके हैं। एक्चुअली दोस्तों क्या हुआ था कि जो ये तमिलनाडु के मिनिस्टर हैं वो उनको ईडी ने उनके यहाँ छापेमारी की और उनको मनी लॉन्ड्रिंग केस इनके ऊपर बनाया कि ये मनी लॉन्ड्रिंग और कुछ जो फेरा और फेमा की जो कुछ नियम है उनका उल्लंघन कर रहे हैं। तो उसमें ये मिनिस्टर हाईकोर्ट चले गए और उन्होंने अपनी ख़राब हेल्थ का हवाला दिया कि अभी ईडी हमसे इंटरोगेशन ना करे, मेरी हेल्थ सही नहीं है। और वो अपने हेल्थ को लेके वो हॉस्पिटल में एडमिट भी हो गए। तो ईडी सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को इस चीज़ पे रिलीफ देने से मना कर दिया। कहा कि भाई, जब मिनिस्टर साहब हॉस्पिटल में हैं, बीमार हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इस समय उनका इंटरोगेशन करें। और इनका नाम है सेंथी बालाजी और इनकी बाईपास सर्जरी हो रही है। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, जब बाईपास सर्जरी हो रही है तो उस समय अगर ईडी ये कहती है कि हमें इनका इंटरोगेशन करना है तो ये थोड़ा एथिकल नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाईपास सर्जरी हो जाए, वो थोड़ा ठीक हो जाए, तब ईडी उनका इंटरोगेशन कर रही है। जांच पड़ताल तो ईडी अपनी कर ही रही है। तो इस तरह से अगर जेन्युइन केस है तो ईडी को इस तरह की हरकतें करने से बचना चाहिए। हालांकि अगर ये कल्प्रिट हैं, कन्विक्ट हैं, तो इनको छोड़ा भी नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, अब हम ईडी की बात कर रहे हैं तो थोड़ा ईडी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, ईडी है क्या? दोस्तों, ईडी का मतलब, ईडी को हम कहते हैं डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट। ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है और जो मनी लॉन्ड्रिंग के और फॉरेन एक्सचेंज लॉ के केसेस को इन्वेस्टिगेट करती है, उस पर लोगों को धरपकड़ करती है, उनके ऊपर चार्जशीट करती है और उनको सज़ा दिलवाती है। दोस्तों, ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक हिस्सा है। दोस्तों, इसको सबसे पहले बनाया गया था 1 मई 1956 में, जब इसका नाम था इन्फोर्समेंट यूनिट। और ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर इसको बनाया गया था। और ये क्या करता था दोस्तों? फेरा। दोस्तों, उस समय फेरा था 1956 के टाइम। एक एक्ट था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फेरा, जो कि 1947 में इनेक्ट हुआ था। उस फेमा की जगह वो फेरा एक्ट काम करता था। और जो डायरेक्टरेट था, जो इसकी इन्फोर्समेंट यूनिट थी, उसका काम था कि फेरा एक्ट को इन्फोर्स करना। दोस्तों, उसके बाद 1990 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ। लिबरलाइजेशन के साथ साथ दोस्तों फेरा को फेमा से रिप्लेस कर दिया गया। और फिर जो ये इन्फोर्समेंट यूनिट है, इसका काम भी बदल गया। इसका काम अब फेरा की जगह फेमा के हिसाब से चलने लगा। दोस्तों, उसके बाद इंटरनेशनल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रिजीम एक पास आई और उसी के अंतर्गत प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2022 हमारे देश में पास किया गया। और उसमें ईडी जो है, उसमें ईडी को 2005 जुलाई 2005 के बाद उसको मनी लॉन्ड्रिंग, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन एक्सचेंज लॉस के अंडर, मनी लॉन्ड्रिंग, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन एक्सचेंज लॉस के अंडर उसको काम करने के लिए अधिकृत किया गया। और आज जो हम प्रेजेंट रूप में ईडी देख रहे हैं वो एग्जैक्टली यही काम करती है। हालांकि जो हमारी अपोजिशन पार्टी है वो ईडी को एक हथियार कहती है सेंट्रल गवर्नमेंट का अपोजिशन के अगेंस्ट, क्योंकि गाय बगाए हम देखते रहते हैं कि जो ईडी है वो अपोजिशन के लीडर के घर पे छापेमारी करती रहती है। और एट द सेम टाइम अपोजिशन ये कहती है कि सिर्फ अपोजिशन के लीडर ही क्यों मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन एक्सचेंज लॉज में लिप्त है, कोई क्यों जो रूलिंग पार्टी बीजेपी है उसके लीडर के यहाँ क्यों छापेमारी नहीं होती है। तो ये एक प्रश्न जो हमारी अपोजिशन पार्टी हैं पूछती रहती हैं और ईडी को हमेशा कटघरे में खड़ा करती रहती हैं कि वो एक गवर्नमेंट का हथियार है अपोजिशन को डराने के लिए। और जिसका अभी आप एग्जांपल देख रहे हैं कि हमारे जो तमिलनाडु के मिनिस्टर साहब हैं वो हॉस्पिटल में होते हुए भी ईडी उनसे पूछताछ करना चाहती है। तो एक तरह से देखा जाए दोस्तों तो ये मतलब अगर कोई गवर्नमेंट अपोजिशन के अगेंस्ट ईडी को यूज़ कर रही है और
तो ये अच्छी बात नहीं है। हालांकि ईडी के हर इन्वेस्टिगेशन में मेरिट होता है, जो भी इन्वेस्टिगेशंस वो करती है उसमें उसको प्रूफ मिलते हैं, और जितने भी लोगों को के लिए उसने इन्वेस्टिगेशन किया है सबको कन्विक्ट किया है, सबके खिलाफ एक चार्जशीट दायर की गई है। हालांकि ये अलग बात है कि अभी कोई फाइनली कन्विक्ट नहीं हुआ है कोर्ट से, लेकिन ईडी के कामकाज पे प्रश्न तो उठाए जाते हैं अपोजिशन के द्वारा। लेकिन ये भी सही है कि ईडी अपना काम बखूबी अच्छे से करती है, और जो भी केस उसको दिए जाते हैं वो उनका निपटारा करती है, उनमें थॉरो इन्वेस्टिगेशन करती है। दोस्तों ईडी का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में। और इसको कौन हेड करता है? लीगल सर्विस ऑफिसर, जो डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट का एक हेड होता है। और इसके 2 ब्रांचेस है दोस्तों, दिल्ली के अलावा, दिल्ली में हेडक्वार्टर है, इसके अलावा इसके 2 ब्रांचेज है, बॉम्बे में और कैलकाटा में। और दोस्तों जो लीगल सर्विस ऑफिसर है, जो ईडी का हेड है, पहले उसका जो टेन्योर था वो 2 साल का था, अब उसको बढ़ा के 5 साल कर दिया गया है। दोस्तों सीबीआई के भी जो डायरेक्टर हैं उनकी भी जो टेन्योर है उसको 2 साल से बढ़ा के 2 to 5 ईयर्स कर दिया गया है। मतलब अब गवर्नमेंट चाहे तो 2 साल से लेके 5 साल के बीच में इनकी अवधि, इनकी जो टेन्योर है वो डिसाइड कर सकती है। दोस्तों अब हम मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें तो मनी लॉन्ड्रिंग भी देख लेते हैं क्या होता है। दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग वो प्रोसेस होता है जिससे हम किसी भी तरह की इलीगल ऑब्टेन्ड मनी, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग, टेररिस्ट एक्टिविटी या किसी भी सीरियस क्राइम के द्वारा जो भी हम मनी ऑब्टेन करते हैं इलीगली, उसको हम इस तरह से बना देते हैं, इस तरह से उसका उपयोग में ले आते हैं कि जैसे कि वो पैसा किसी लेजिटिमेट सोर्स से आया हो, जैसे कि वो कोई सही पैसा हो, गलत पैसा ना हो। मतलब एक तरह से शॉर्ट में कहें तो ब्लैक मनी को जब हम वाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग शब्द यूज़ होता है। दोस्तों स्टैट्यूटरी फंक्शंस जो हैं ईडी के, मतलब ईडी किन किन स्टैट्यूटरी एक्ट्स के अंदर काम करती है ये एक बार देख लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और फ्यूजिटिव इकोनॉमिक अफेंडर्स एक्ट। दोस्तों इन एक्ट्स के अंदर जो ईडी है वो फंक्शन करती है। ये एक्ट्स आप याद रखिएगा, ये यूपीएससी में पूछा जा सकता है, अलग अलग एक्ट्स पूछे जा सकते हैं, तो ये एक्ट्स अगर आपको याद रहेगा तो आप क्वेश्चन के सही आंसर दे सकेंगे। दोस्तों मेंस में एक क्वेश्चन आया हुआ था इसका 2021 में, डिस्कस हाउ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड ग्लोबलाइजेशन कंट्रीब्यूट टू मनी लॉन्ड्रिंग। दोस्तों यहाँ आपको मनी लॉन्ड्रिंग को इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जो नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं और जो ग्लोबलाइजेशन, उनके परिप्रेक्ष्य में मनी लॉन्ड्रिंग को डिस्कस करना था कि ये ग्लोबलाइजेशन और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग कैसे बढ़ावा मिल रहा है, और इलेबोरेट मेजर्स टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। इसी के परिप्रेक्ष्य में, इसी के संदर्भ में दोस्तों आपको मेजर्स भी लिखने थे कि हम मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे रोक सकते हैं बोथ नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये क्वेश्चन के 2 पार्ट थे दोस्तों, एक में आपको मनी लॉन्ड्रिंग को ग्लोबलाइजेशन और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के संदर्भ में डिस्क्राइब करना था, और दूसरे में आपको मेजर लिखना था कि भाई हम मनी लॉन्ड्रिंग को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कैसे कर्व कर सकते हैं, और लास्ट में इसमें आपको एक कंक्लूजन देना था। तो इसका इंट्रोडक्शन देना था आपको पहले पार्ट में, और दूसरे में बॉडी उसमें लिखनी थी, और फिर लास्ट में कंक्लूजन। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। LG फ्लैग्स गवर्नमेंट्स 10 ईयर डिले इन मेकिंग रूल्स फॉर सोशल ऑडिट ऑफ पीडीएफ। दोस्तों सोशल ऑडिट आपने गवर्नेंस में पढ़ा होगा, ये बहुत ही हॉट टॉपिक है, इसीलिए हमने इसको डाला है। दोस्तों यहाँ मुद्दा ये है कि जो LG साहब हैं उन्होंने जो दिल्ली सरकार है उसको ये अक्यूज़ किया है कि जो PDS स्कीम है उसमें उसने अपने कार्यकाल में एक बार भी सोशल ऑडिट नहीं कराई, और उनको जून 30 तक का ये उनको टाइमलाइन दिया है कि आप सोशल ऑडिट यहाँ पे कराइए। तो यही खबर है दोस्तों। ये सोशल ऑडिट टर्म इसमें आया, तो हम सोशल ऑडिट डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों क्या होता है। सोशल ऑडिट इज़ अ ऑडिट ऑफ अ स्कीम जॉइंटली बाय गवर्नमेंट एंड द पीपल। तो जैसे कोई गवर्नमेंट मान लीजिए एक स्कीम लॉन्च करती है, जैसे PDS स्कीम ही है, मनरेगा स्कीम है, इस तरह की स्कीम्स जब गवर्नमेंट लॉन्च करती है तो गवर्नमेंट ये देखना चाहती है कि भाई ये जो स्कीम्स हमने बनाए हैं ये इंटेंडेड बेनिफिशरीज तक पहुंच रही कि नहीं, उसका इम्प्लीमेंटेशन तो हमने कर दिया, वो इफ़ेक्टिव है कि नहीं। इम्प्लीमेंटेशन तो गवर्नमेंट ने कर दिया, लेकिन वो इफ़ेक्टिव है कि नहीं, ये चीज़ गवर्नमेंट चेक करना चाहती है। तो इसीलिए एक सोशल ऑडिट नाम का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और जो बेनिफिशरीज़ हैं, ये दोनों मिलकर उस स्कीम को ऑडिट करते हैं और ये पता करने की कोशिश करते हैं कि ये स्कीम जो उसकी इंटेंडेड, जो उसके आउटकम्स हैं वो अचीव कर रही है कि नहीं। जैसे मनरेगा में 100 लोगों को रोज़गार मिल रहा है कि नहीं, PDF में
जो बीपीएल फैमिलीज़ हैं उनको उनको खाना मिल रहा है कि नहीं, उनको अनाज मिल रहा है कि नहीं, और मिल रहा है तो कितने इफेक्टिवली मिल रहा है। क्या 100 फैमिलीज़ हैं तो सबको मिल रहा है, या सिर्फ इसमें से 5 फैमिलीज़ को मिल रहा है, या 50 फैमिलीज़ को मिल रहा है। तो ये जो बेनिफिशियरीज़ और गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, ये दोनों मिल के ये काम करते हैं। तो उससे दोस्तों क्या होता है, उससे जो स्कीम होती है उसमें ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और पीपल पार्टिसिपेशन होता है, जिससे उस स्कीम को और इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है। तो जब पीपल पार्टिसिपेशन रहेगा तो स्कीम इफ़ेक्टिव बनेगा, और इससे जो गवर्नमेंट का गोल है और जो रियलिटी है उसके बीच में कॉन्ग्रेंस आएगा। गवर्नमेंट ने जो भी सोचा है और ज़मीन पे क्या हो रहा है, इसके बीच में एक कोहेरेंस आएगा। तो इससे इफेक्टिव जो स्कीम है और भी इफ़ेक्टिवली उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जा पाएगा। तो दोस्तों यही सोशल ऑडिट कॉन्सेप्ट था और ये न्यूज़ में आया तो इसको यहाँ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी हो गया। दोस्तों अगली खबर पे आते हैं। सेंट्रल इज कटिंग कर्नाटका राइस स्कीम सेज कांग्रेस। दोस्तों अभी हाल ही में हमने पिछले वीडियो में कर्नाटका की जो स्कीम है, जो जिसको हम कहते थे अन्न भाग्य स्कीम, उसके लिए सेंटर ने राइस देने के लिए मना कर दिया कर्नाटका को। कर्नाटका को राइस देने के लिए इसलिए मना कर दिया क्योंकि बफर स्टॉक्स गवर्नमेंट के पास कम है, और इस साल अनाज की जो उत्पत्ति है, जो प्रोडक्शन है ग्रेन्स का, वो कम हुआ है। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो ओपन मार्केट सेल स्कीम के अंतर्गत जो ये अनाज देती है उसने उसका जो कोटा है वो कम कर दिया। ओपन मार्केट सेल स्कीम के अंतर्गत जो भी अनाज है उसका कोटा कम कर दिया। और ये जो स्कीम है दोस्तों, ये क्या करेगा, ये स्कीम दोस्तों 10 किलो चावल, 10 केजी राइस हर फैमिली मेम्बर को फ्री में देगा कर्नाटका के। तो ये एक बहुत ही बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव स्कीम है, इसमें खर्चा बहुत आएगा गवर्नमेंट को। और इसके लिए जो कर्नाटका गवर्नमेंट है उन्होंने सेंटर से राइस मांगी, जिसके लिए सेंटर ने उनको फ़िलहाल मना कर दिया। और इनके हेल्प के लिए बल्कि पंजाब गवर्नमेंट आई भगवंत मान की। आप समझ सकते हैं इसमें आप और कांग्रेस का एक कोalition भी दिख रहा है। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे जो कर्नाटका गवर्नमेंट है उसने कहा कि गवर्नमेंट के पास इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए देने के लिए राइस है। 2000 रुपये प्रति क्विंटल के दाम से गवर्नमेंट राइस बेच रही है इथेनॉल ब्लेंडिंग करने के लिए, और हमारे स्कीम के लिए इनके पास राइस नहीं है। तो ऐसा एक्यूजिशन लगाया है FCI के ऊपर कर्नाटका गवर्नमेंट ने कि ये एक प्रति पॉलिटिक्स खेली जा रही है ताकि हमारा ये स्कीम कारगर ना हो। तो दोस्तों अब यहाँ इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम का नाम आया है, तो हम इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में जान लेते हैं क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों इथेनॉल क्या होता है दोस्तों, ये एक बहुत ही प्रिंसिपल बायोफ्यूल है। ये फ्यूल के रूप में हम यूज़ करते हैं। और ये कैसे प्रोड्यूस होता है, नेचुरली प्रोड्यूस बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर बाय यीस्ट क्या होते हैं, फंगस होते हैं जो इनको फर्मेंटेशन के द्वारा प्रोड्यूस करते हैं इथेनॉल को। और इसके प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, इथिलीन हाइड्रेशन के द्वारा जो यीस्ट हैं वो नेचुरली जो प्रोड्यूस्ड शुगर्स होते हैं उनका फर्मेंटेशन करते हैं और इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है। अब दोस्तों गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। ये क्या है दोस्तों, देखिए दोस्तों हम क्रूड ऑयल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। हम वेस्ट कंट्रीज से, इवन इसमें रशिया से भी हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं अपने डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स को भरने के लिए। तो इथेनॉल को भी हम दोस्तों बायोफ्यूल के तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो क्रूड ऑयल जो ऑयल हम प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पेट्रोल प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम इथेनॉल से मिला देते हैं, मिक्स करते हैं, इसी को इथेनॉल ब्लेंडिंग कहते हैं। और जब हम इसको इथेनॉल से मिलाते हैं तो ऑयल की डेफिनेट सी बात है, जब हम इसको इथेनॉल से मिलाएंगे तो ऑयल की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, और इससे हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है उसमें हमें इंपोर्ट के लिए पैसा कम खर्च करना पड़ेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम चालू किया। और इस प्रोग्राम से गवर्नमेंट का एम था कि हमारा डिपेंडेंस जो है क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स पे कम हो जाए। साथ ही साथ ब्लेंडिंग का एक और फ़ायदा है दोस्तों कि ये कार्बन एमिशन कम कर देती है, और इससे फार्मर इनकम भी बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है दोस्तों, जब आप राइस हस्क, ये जो फर्मेंटेशन में यूज़ होने वाले जो स्टार्च के जो फॉडर्स हैं, वो जब आप गवर्नमेंट को बेचेंगे तो उससे इनकी इनकम बढ़ती है। तो इसका देखिए कितना फ़ायदा है दोस्तों, एक तो क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम होगा, फार्मर इनकम बढ़ेगी, और सबसे बड़ी चीज़ क्लाइमेट के ऊपर जो निगेटिव इफेक्ट है, एमिशंस हैं, वो घटे हैं ये। तो देखिए देखिए दोस्तों इसका कितना इम्पैक्ट है इस स्कीम का। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम लॉन्च किया, और गवर्नमेंट का टारगेट ये था कि वो 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग पहुंचा देगी
2025 से लेके 30 के बीच में। तो दोस्तों ये था इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेनी ज़रूरी थी, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, इस पे नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल पे एक क्वेश्चन भी आया हुआ था 2020 में। अकॉर्डिंग टू इंडियाज नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। तो इसमें दोस्तों ये छः ऑप्शन दिए गए थे, और इसका सही ऑप्शन दोस्तों था ए। दोस्तों कौन कौन से इसमें से जो रॉ मटेरियल से बायोफ्यूल को प्रोड्यूस कर सकते हैं दोस्तों, एक कसावा है, डैमेज्ड व्हीट ग्रेन्स है, रॉटन पोटैटो और शुगर बीट। ये 4 चीज़ों को यूज़ करके हम इथेनॉल को प्रोड्यूस कर सकते हैं, बायोफ्यूल्स बना सकते हैं। और यही हमारे नेशनल बायोफ्यूल्स का भी प्लान था कि हम इससे बायोफ्यूल्स बनाएं जो कि क्रूड ऑयल की इंपोर्ट्स को कम करने में हमारी मदद करें। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। टेंडर फॉर प्रोजेक्ट्स ऑन महानदी रिवर इन कर्नाटका मे नॉट फाइंड एनी टेकर्स। तो अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट थी कर्नाटका में, उसने महानदी रिवर पे कुछ टेंडर्स फ्लोट किए, और उस टेंडर्स के थ्रू जो महानदी रिवर है, इस पे महानदी रिवर है कर्नाटक में, इस पे कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए जाने थे, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। लेकिन अब उसके लिए कोई टेंडर्स को कोई बिड करने वाला नहीं है, क्योंकि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वहाँ से जा चुकी है और कांग्रेस गवर्नमेंट आ चुकी है। तो दोस्तों यहाँ एक रिवर का नाम लिया जा रहा है महाडई रिवर। तो इसका नाम लिया जा रहा है, तो ये रिवर थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। और अब हम इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसके बारे में सब कुछ पता हो। दोस्तों जो महादई रिवर है, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, मतलब ये वेस्ट इंडिया में वेस्ट फ्लो करते हुए अरेबियन सी में जाके मिलती है। और ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है दोस्तों? भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि कर्नाटका में है, वेस्टर्न घाट्स में। और ये एक रेनफेड रिवर है दोस्तों, और ये जब गोवा में एंटर करती है तो उसको मांडवी रिवर कहते हैं। दोस्तों गोवा देखिए, इसका देख सकते हैं दोस्तों, ये कर्नाटका में यहाँ से राइज कर रही है, और ये गोवा में से होते हुए अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। दोस्तों गोवा और कर्नाटका के बीच में मांडवी रिवर को लेके काफ़ी डिस्प्यूट चल रहा है, वो खासकर वाटर शेयरिंग इशू को लेके। और दोस्तों ये 35 किलोमीटर कर्नाटक में ट्रैवल करती है, और 85 किलोमीटर गोवा में 82 किलोमीटर गोवा में ट्रैवल करती है, और फिर फाइनली वो अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। और दोस्तों जिस प्रोजेक्ट पे अभी कर्नाटक में अभी टेंडर्स नहीं फ्लोट किए जा रहे हैं, टेंडर्स उसके कोई टेकर्स नहीं मिल रहे हैं, उस प्रोजेक्ट का नाम है दोस्तों कलसा बंडूरी नाला प्रोजेक्ट। और ये गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का अंडरटेकिंग था, और इसमें दोस्तों ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई 3 डिस्ट्रिक्ट में देने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। वो 3 डिस्ट्रिक्ट थे, बेलगावी, धारवाड़ और गडग। और इसमें कलासा और बंडूरी, ये दो ट्रिब्यूटरीज हैं महानदी रिवर के, इनके वाटर को डाइवर्ट करके मालप्रभा रिवर में मिलाने का प्लान था, जिससे कि ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में पूरी की जा सके। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स थे महानदी रिवर के, जिसको हम मांडवी रिवर भी कहते हैं। और अब हम अगली खबर के ऊपर आते हैं दोस्तों। रीथिंक द रिटेंशन ऑफ सेडेशन। दोस्तों अभी 279th लॉ कमीशन ने रिपोर्ट फाइनलाइज किया है अपना, और उस रिपोर्ट में उन्होंने रिकमेंड किया है कि जो सेडेशन लॉ है उसको रिज्यूम किया जाना चाहिए, और वो उसको हटाना नहीं चाहिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने जिसको हटाने के लिए एक आदेश दिया था। तो हमारा जो लॉ कमीशन है वो कहता है कि इसको हटाना नहीं जाना चाहिए। तो ऐसा क्यों कहता है, और सेडेशन लॉ क्या है दोस्तों, ये जान लेते हैं। तो सेडेशन लॉ हमारे आईपीसी के सेक्शन 124A के अंतर्गत आता है, और ये 17वीं सेंचुरी इंग्लैंड में की शुरुआत की गई थी। इंडिया में दोस्तों 1870 में सेक्शन 124A को एक आईपीसी में इंसर्ट किया गया था। और दोस्तों अभी ये एक नॉन अवेलेबल ऑफेंस है, जिसमें 3 साल से लेके लाइफ टर्म तक की इम्प्रिजमेंट हो सकती है। और दोस्तों इसका क्रिटिसिज्म क्या है दोस्तों, कहा गया है कि ये लिबर्टी ऑफ सिटीजन्स को ये सप्रेस करती है। दोस्तों ये गांधी जी ने कहा था, और डेफिनेटली सी बात है कि गांधी जी ने उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के परिप्रेक्ष्य में इसको कहा था। और मतलब इसको कहा जाता है कि जितनी जल्दी हम इससे छुटकारा पाएँ उतना ही बेहतर होगा, और ये जो करंट सोशल स्ट्रक्चर है उससे ट्यून में नहीं है, और इसका काफ़ी मिसयूज़ किया जाता है। और इसमें कन्विक्शन रेट भी बहुत कम है, मतलब जिसके इसके ऊपर सेडेशन लॉ लगाया जाता है उसका कन्विक्शन फाइनली नहीं हो पाता है, इसका कन्विक्शन रेट बहुत कम है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना व्यू रखा,
सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना व्यू रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 124 वैलिड है, लेकिन इस लॉ के स्कोप को हमें रिस्ट्रिक्ट करना होगा ताकि इसको मिसयूज़ ना किया जा सके। और इसके जो ये सिर्फ तभी इसकी क्लॉज को लगाया जाना चाहिए जबकि वायलेंस प्रमोट करने के लिए किसी का इंटेंशन हो, मतलब कि किसी का कोई ऐसा इंटेंशन हो जिससे हमारे समाज में, हमारी व्यवस्था में काफ़ी वायलेंस फैले, तभी इसका यूज़ किया जाना चाहिए। और दोस्तों सिडिशन क्या होता है? सिडिशन होता है दोस्तों कि जब आप गवर्नमेंट के खिलाफ एक रिसेंटमेंट लोगों में पैदा करने की कोशिश करते हैं और मतलब एक तरह से उस गवर्नमेंट के खिलाफ एक पॉपुलर मूवमेंट खड़ी करने की कोशिश करते हैं और उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करते हैं, तो उसमें सिडिशन आता है। हालांकि इसका डेफिनेशन बहुत वेग है, बहुत क्लियरली डिफाइंड नहीं है। इसी बारे में लॉ कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया है। तो रिकमेंडेशन क्या दिया है दोस्तों लॉ कमीशन में, थोड़ा देख लेते हैं कि इसका जो डेफिनेशन है, इंटरप्रिटेशन, अंडरस्टैंडिंग और इसका जो यूजेज है उसमें और क्लैरिटी आनी चाहिए। और इंसाइट वायलेंस और पब्लिक डिसऑर्डर को ये एक्चुअल वायलेंस और इमिटेंट थ्रेट टू वायलेंस से इसको रिप्लेस किया जाना चाहिए। और 7 ईयर जो इसका जो अल्टरनेटिव पनिशमेंट है उसको 7 ईयर तक बढ़ा देना चाहिए। और कोर्ट्स का इसमें रोल ज़्यादा होना चाहिए, मतलब जो सिडिशन लॉ है उसमें कोर्ट्स ये डिसाइड करें कि किसको कितनी क्वांटम ऑफ पनिशमेंट होनी चाहिए, ना कि गवर्नमेंट ये रिकमेंड करे। तो ये रिकमेंडेशन कुछ थी लॉ कमीशन की। दोस्तों इसमें प्रोसीजर सेफगार्ड्स का भी लॉ कमीशन ने जिक्र किया है कि भाई प्रोसीजर सेफगार्ड्स होना चाहिए कि अगर कोई भाई इसमें दोषी नहीं है तो उसको बचाया जा सके, उसको अब्यूज़ न किया जाए। अब दोस्तों लॉ कमीशन के बारे में जान लेते हैं। देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी भी नहीं है और स्टेटूटरी बॉडी भी नहीं है, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जिसको गवर्नमेंट ऑर्डर के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है। और ये लीगल रिफॉर्म्स लाने के लिए इसको बनाया जाता है कि जो हमारे लीगल फ्रेमवर्क है वो उसकी समीक्षा करे, उसका रिव्यू करे और उस पर अपना रिकमेंडेशन दे। और एक फिक्स टेन्योर के लिए इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। और ये एडवाइजरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के लिए। सबसे पहला कमीशन दोस्तों 1834 में चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833 के बाद बनाया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड मैक्यूले। और उन्होंने ही कोडिफिकेशन ऑफ पीनल लॉ, मतलब जो पीनल लॉ है उसका कोडिफिकेशन रिकमेंड किया था और उसी के रिकमेंडेशन पे इनका कोडिफिकेशन किया गया था। तो जो पीनल लॉज हैं और क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ कोड हैं उनको लॉर्ड मैक्यूले के रिकमेंडेशन पे उनको कोडिफाई किया गया था। दोस्तों एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इस पर, with reference to the Rowlatt Satyagraha, which of the following statements are correct? The Rowlatt Satyagraha was based on the recommendation of Sedition Committee. In Rowlatt Satyagraha, Gandhiji tried to utilize Home Rule League. Demonstration against the arrival of Somin Commission coincided with Rowlatt Satyagraha. दोस्तों तो इसमें ऑप्शन 1 और 2 सही है कि रॉलेट जो एक्ट है वो सिडिशन कमेटी के रिकमेंडेशन में बनाई गई थी और रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग को यूटिलाइज करने की कोशिश की थी। साइमन कमीशन दोस्तों 1927 में आया था और रॉलेट सत्याग्रह 1919 के आसपास हुआ था। तो ये थर्ड ऑप्शन इसमें गलत है। दोस्तों अब UAPA के बारे में हम बात कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। दोस्तों इसमें भी क्या हुआ कि तेलंगाना के एक एक्टिविस्ट थे, एक लीडर थे, उन्होंने गवर्नमेंट तेलंगाना हाई कोर्ट को ये लेटर लिखा कि उनको ये बताया जाए कि UAPA में उनके अगेंस्ट क्या चार्जेस लगाए गए हैं। और दोस्तों UAPA उनके ऊपर लगाया क्यों गया? क्योंकि तेलंगाना पुलिस जब कुछ माओइस्ट के ठिकानों को, घर को सीज कर रही थी तो उनके कुछ लिटरेचर में, कुछ डॉक्यूमेंट्स में इनका नाम मिल गया। और इनका नाम क्या है? येल्डा किशोर का इनके डॉक्यूमेंट्स में नाम लग गया, जिसकी वजह से पुलिस ने इनको डिटेन किया और इनके ऊपर UAPA लगा लिया, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट लगा दिया। तो इन्होंने यही चीज़ हाई कोर्ट से पूछा कि मुझे बताया जाए कि इनके ऊपर ये एक्ट क्यों लगाया गया। और हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को ऑर्डर दिया कि आप इनको बताइए कि ये इनका एक्ट इनके ऊपर क्यों लगाया गया है, और इसको क्रूअल और स्ट्रेंजेंट भी बोला। दोस्तों UAPA के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। ये 1967 में पास किया गया था और ये इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के लिए, मतलब जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ थ्रू आउट इंडिया में होती हैं उनकी प्रिवेंशन के लिए इस एक्ट को पास किया गया था। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एक एब्सोल्यूट पावर दे देती है
और इस एब्सोल्यूट पावर में सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी एक्टिविटी को अनलॉफुल डिक्लेयर कर सकती है बाय द वे ऑफ एन ऑफिशियल गैजेट। मतलब ऑफिशियल गैजेट में डाल देगी कि हाँ भाई, अगर आप मान लीजिए कल को कह दे कि स्ट्राइक करते हैं तो ये अनलॉफुल एक्टिविटी हो गई। ये अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्ट गैजेट में डाल देती है तो ये अनलॉफुल हो जाएगा। इतनी पावर इसमें इस एक्ट में गवर्नमेंट को दी गई है। और इस एक्ट के थ्रू जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसको मैक्सिमम 180 दिन में चार्जशीट फाइल करनी होती है। और जो चार्जशीट फाइल करने के बाद जो अरेस्ट का ड्यूरेशन है उसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कोर्ट को इंटीमेट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को कोर्ट को इंटीमेट करना पड़ेगा। 2019 में दोस्तों इसमें अमेंडमेंट किया गया था और इस अमेंडमेंट में जो एनआईए के डायरेक्टर जनरल हैं उनको भी कुछ पावर्स दी गई थी। उनको क्या पावर दी गई थी? ग्रांट अप्रूवल ऑफ सीजर ऑफ और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी व्हेन द केस इज इन्वेस्टिगेशन बाय सिटीजन। मतलब अगर एनआईए किसी केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है तो वो यूएपीए एक्ट में कोई भी सीजर कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है और किसी के ऊपर भी चार्जेस लगा सकती है। ये अमेंडमेंट 2019 के अमेंडमेंट में एनआईए को ये पावर दी गई थी। दोस्तों अब अगले खबर पे आते हैं जनरल गैप इन क्लिनिकल ट्रायल्स एंड डिजीज़ फंडिंग। तो ये जो आर्टिकल है ये कह रहा है कि जब भी क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं तो उसमें जो मेल पुरुषों को जो ज़्यादा जो बीमारियां होती हैं उस पर ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है एजेंसीज़ द्वारा क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए। मतलब जो दवाइयाँ बनाने की प्रोसेस होती है, जो ट्रायल्स होते हैं उसमें पुरुषों के लिए जो दवाइयाँ बनाई जाती है उस पर ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है और महिलाओं के लिए जो दवाई बनाई जाती है उन्हें इग्नोर किया जाता है, उनके ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च नहीं किया जाता है। तो यही ये आर्टिकल बता रहा है। तो दोस्तों क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स होता क्या है, क्लिनिकल ट्रायल कहते किसे हैं? ये एक रिसर्च स्टडी होती है दोस्तों और इसमें ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स होते हैं। इस रिसर्च स्टडी से ये पता चलता है कि जो भी ड्रग्स, डिवाइस या बिहेवियर थेरेपी है, तीन चीज़, ड्रग्स मतलब दवाइयाँ या कोई डिवाइस जो मेडिकल डिवाइस है या कोई बिहेवियर थेरेपी है, इसमें जो भी ह्यूमन पार्टिसिपेट कर रहा है उसके ऊपर ये कितनी इफ़ेक्टिव है, क्या ये सेफ़ है और क्या वो इसकी एफिकेसी प्रूव की जा सकती है। मतलब कोई अगर दवा है, अगर वो मार्केट में लॉन्च करनी है तो किसी ह्यूमन पार्टिसिपेंट के ऊपर उसका टेस्ट किया जाता है ताकि ये देखा जा सके कि ये सेफ़ है ह्यूमन के लिए, ये इफ़ेक्टिव है और इस जो बीमारी है उसका इलाज इफ़ेक्टिवली कर सकती है। तो इसी को क्लिनिकल ट्रायल कहते हैं दोस्तों। 4 फेजेज़ में ये किया जाता है। पहले फेज़ में देखा जाता है कि ये जो ड्रग है ये सेफ़ है कि नहीं। इसमें 15 से 20 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, उनके ऊपर से टेस्ट किया जाता है। जब इस टेस्ट को ये पास कर लेता है तो फेज़ 2 में ये आता है और इसमें लगभग 100 पेशेंट होते हैं जिनके ऊपर ये देखा जाता है कि क्या ये इफ़ेक्टिव है कि नहीं, क्या ये दवा जिस रोग के लिए बनाई गई है उसके खिलाफ इफ़ेक्टिवली ये काम कर रही है कि नहीं। दोस्तों जब फेज़ 2 पास हो जाता है तो फेज़ 3 में जाता है और फेज़ 3 में ये देखा जाता है कि इस दवा के अगेंस्ट मार्केट में और भी जो ड्रग्स हैं क्या वो उनसे अच्छा काम कर रही है या उनके बराबर काम कर रही है। तो ये फेज़ 3 में देखा जाता है और फेज़ 3 के बाद दोस्तों फाइनल होता है फेज़ 4 जिसमें इस ट्रीटमेंट को या इस दवा को अप्रूवल मिलता है और इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट को भी ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे साल, 2 साल, 4 साल में इसके क्या इफ़ेक्ट हो रहे हैं ये भी ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये 4 फेजेज़ हैं दोस्तों हमारे देश में क्लिनिकल ट्रायल्स के। और इसी संदर्भ में जो हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उसने ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल 2019 बनाया था, नोटिफाई किया था ताकि वो क्लिनिकल रिसर्च जो है कंट्री में उसको प्रमोट कर सके। तो दोस्तों ये 4 फेजेज़ आपको याद रहने चाहिए कि क्या क्या फेजेज़ हैं और क्लिनिकल ट्रायल्स होते क्या हैं। दोस्तों अब अगली खबर के आते हैं। अगली खबर कहती है व्हाट इज़ अ न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल। तो अभी देखिए COP28 होने वाला है दुबई में और इस COP28 में दोस्तों बहुत सारे दो देश हैं, वो जो फंडिंग पैटर्न है UNFCCC का जो फंडिंग पैटर्न है उस पर चर्चा करेंगे कि डेवलप्ड कंट्री कैसे डेवलपिंग कंट्री को और लीस्ट डेवलप कंट्री को फंडिंग करेंगे। तो उसी के मद्देनज़र दोस्तों एक कॉन्सेप्ट बनाया गया था न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल। तो ये क्या है दोस्तों और इसका क्या पर्पज़ है ये हम थोड़ा जान लेते हैं। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल जो क्लाइमेट फाइनेंस पे है, ये 2024 तक इसको फाइनलाइज करने के लिए बात कही जा रही है। और दोस्तों ये है क्या एक्चुअली दोस्तों, अभी जो करंट फाइनेंशियल गोल है वो है $100 बिलियन का और इसको कब
लागू किया गया था, ये गोल कब बनाया गया था दोस्तों? ये 2009 COP15 जो कोपेनहेगन में हुआ था, उसमें करंट क्लाइमेटिक फाइनेंशियल गोल ये 100 बिलियन का टारगेट रखा गया था। 2015 में जब दोस्तों पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, तो उसमें ये न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल बनाने की हामी भरी गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि ये जो $100 बिलियन का जो अमाउंट है उसको बढ़ाया जाएगा, और वो जो अमाउंट बढ़ाने के बाद जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज से इसको कमिट करेंगे कि डेवलप्ड कंट्रीज़ ये पैसा इन्वेस्ट करेंगे डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में, ताकि वो क्लाइमेट चेंज के जो इफ़ेक्ट्स हैं उसको मिटिगेट कर सकें, क्लाइमेट चेंज को प्रिपेयर कर सकें। लेकिन दोस्तों ये साइंटिफिक एविडेंस पे होगा, मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो ये साइंटिफिकली देखेंगे कि हाँ, ये जो डेवलपिंग कंट्री या ये जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है जो ये पैसा मांग रही है वो सही मांग रही है। साइंटिफिकली ये प्रूव होता है कि क्लाइमेट चेंज का इफ़ेक्ट इन कंट्रीज़ पे सबसे ज़्यादा है, और इनका क्लाइमेट चेंज की वजह से ये कंट्रीज़ वल्नरेबल हैं, खतरे में हैं। तभी डेवलप्ड कंट्रीज जब ये साइंटिफिक एविडेंस प्रूव कर लेंगे, स्थापित हो जाएगा, तभी इन डेवलप्ड कंट्रीज़ को पैसा देंगे। तो न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस यही कहता है, और ये जो 100 बिलियन का जो बेंचमार्क है इसको बढ़ाता है, और ये बढ़ाते मतलब इसमें प्रपोजल ये है कि इसको $1 ट्रिलियन तक भी ले जा सकते हैं, $1 ट्रिलियन तक भी ले जा सकते हैं। लेकिन अब ये कितने डॉलर तक जाएगा, इसमें क्या होगा, ये हमें अगले जो हमारी जो COP28 की बैठक होने वाली है दुबई में, उसमें देखना होगा। दोस्तों आप नेक्स्ट खबर पे आते हैं। आपको पता है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी USA के विज़िट पे हैं। तो अब दोस्तों हमारा देश जो है USA से LNG सप्लाई की भी बात करेगा। देखिए डिफेंस और स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप में तो हम लोग वहाँ बात करने के लिए जा ही रहे हैं, और हम एनर्जी नीड्स पे भी हम एनर्जी नीड्स को भी एड्रेस करने के लिए अब US से बात करेंगे, और उसमें LNG सप्लाई जो है वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि हम रशिया से भी क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, जो कि दोस्तों रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से इन्फ्यूज़ है, और उसकी वजह से वो सस्ता तेल बेच रहा है। वो कब तक बेचेगा इसकी ये हम पूरे कन्विक्शन के साथ नहीं कह सकते। तो इंडिया को जो एनर्जी की अपने जो ऑप्शंस हैं वो अब एक्सप्लोर करने होंगे, और अलग अलग देशों से एनर्जी ऑप्शंस लेने होंगे, एनर्जी इंपोर्ट करना होगा, और इसमें LNG सप्लाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण एनर्जी का सोर्स है। LNG क्या होता है दोस्तों, ये एक बार हम देख लेते हैं। तो LNG होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। दोस्तों ये लिक्विफिकेशन होता है दोस्तों नेचुरल गैस का। नेचुरल गैस मतलब मीथेन का लिक्विफिकेशन हम करते हैं, उसको -161 से लेके 259 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हम उसको ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, और उसको हम उसकी ओरिजिनल साइज़ से डिक्रीज़ करके, स्मॉल करके हम उसको वाटर के फॉर्म में स्टोर करते हैं। दोस्तों ये 600 टाइम स्मॉलर होता है अपने ओरिजिनल वॉल्यूम से। मतलब उसका अगर इसका वॉल्यूम 600 लीटर्स है तो वो उसको घटा के 1 लीटर कर देंगे। तो इस तरह से उसको मीथेन को लिक्विफाई किया जाता है, और इसका वेट वाटर के वेट से जस्ट हाफ होता है। और दोस्तों ये पूरा इसमें मीथेन होता है दोस्तों, और LNG को इसमें फ्रीज़ रखा जाता है ताकि ये लिक्विफाइड रह सके, नहीं तो गैस बन के उड़ जाएगा। दोस्तों इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? इसका यूज़ होता है पावर जनरेशन में, एनर्जी स्टोरेज में, ट्रांसपोर्टेशन में, इंडस्ट्रीज़ में, मतलब इसका बहुत जगह यूजेज है। पावर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, हर सेक्टर में इसका यूज़ है दोस्तों। अब हम अगले खबर पे आते हैं। सीनेट कॉकस टू पुश फॉर NATO+5 स्टेटस फॉर इंडिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी US विजिट में है, तो तरह तरह की बातें चल रही हैं। ऐसे ही कुछ बात वहाँ की जो सीनेट कॉकस ऑन इंडिया है उसने कही है कि भाई NATO+5 स्टेटस इंडिया को भी दिया जाए। हालांकि इस स्टेटस के लिए हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर है, उन्होंने मना कर दिया है, कहा है ऐसा कुछ भी हमारे पाइपलाइन में नहीं है। लेकिन वहाँ की जो कॉकस है, जो मार्क वार्नर जिसको लीड कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि इंडिया को भी NATO+5 स्टेटस दिया जाना चाहिए। अब NATO+5 स्टेटस क्या है दोस्तों, ये देखते हैं। दोस्तों ये एक अरेंजमेंट है जिसमें US जो है NATO पार्टनर्स के अलावा 5 और कंट्रीज, जो 5 और कंट्रीज़ हैं, उनसे पार्टनरशिप करती है, जो हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान और इजराइल।
और जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको पहले रिजेक्ट कर दिया था। वो क्यों रिजेक्ट किया था दोस्तों? क्योंकि अभी इंडिया के लिए फिजिबल नहीं है कि इंडिया नाटो जैसी कोई पार्टनरशिप यूएसए से रखे, चाहे वो नाटो +5 ही जैसी पार्टनरशिप ही क्यों ना हो, क्योंकि इससे हमारे जो पड़ोसी हैं चाइना और इवन हमारा जो सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर है रशिया, इससे ये अनईज़ी अनकंफर्टेबल हो सकते हैं इंडिया से अपने रिलेशन के लिए। तो इंडिया इस चीज़ को अभी अवॉइड कर रही है। एंड नाटो क्या है दोस्तों? नाटो एक ट्रांस अटलांटिक अलायंस है 31 लाइक माइंडेड नॉर्थ अमेरिकन और यूरोपियन कंट्री की। अभी हाल ही में फिनलैंड ने इसको ज्वाइन किया है और इसका ये इस्टेब्लिश किया गया था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, जिसको हम वाशिंगटन ट्रीटी भी कहते हैं, 1949 की। और इसका एम क्या है दोस्तों? टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, जो मेंबर नेशंस हैं उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस और सिक्योरिटी को इंटैक्ट रखना, प्रोटेक्ट करना। और आर्टिकल 5 इस ट्रीटी का क्या कहता है दोस्तों? कि अगर किसी कंट्री में, किसी नाटो कंट्री में आर्म्ड अटैक होता है तो ये सारे नाटो मेंबर्स की ये जिम्मेदारी होगी कि उसको वो अपने देश में आर्म अटैक माने, और जो भी फोर्स, जो भी सहायता हो वो उस जो अटैक्ड कंट्री है उसको प्रोवाइड कराए, ताकि वो इस अटैक से बच सके। इसका दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। तो दोस्तों इतनी जानकारी नाटो के बारे में बहुत ज़रूरी है, जो कि एग्ज़ाम में आ सकता है। दोस्तों ये एक खबर है, इंडिया क्लाइम्स 8 प्लेस टू 127 ग्लोबल जेंडर इंडेक्स। देखिए दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक रिपोर्ट निकालती है ग्लोबल जेंडर इंडेक्स, जिसमें 2021 की फिगर में इंडिया 135th रैंक पे थी और अब वो जंप करके 127 रैंक पे आ गई है। और दोस्तों ये एक इंडेक्स रिपोर्ट है, ये दिखाता है कि कितना जेंडर गैप है किसी भी देश में जो इस इंडेक्स में भाग ले रहा है, जिसको इस इंडेक्स में रैंक किया गया है। तो उसके हिसाब से दोस्तों 146 कंट्री में इंडिया का रैंक है 127। मतलब आपको लगता है दोस्तों कि मतलब इतना बुरा है जेंडर, हमारे जेंडर का की स्थिति हमारे देश में? चलिए दोस्तों जो भी है काफ़ी रिपोर्ट इनकी फर्जी होती हैं। जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में वो इन्होंने इंडिया को पाकिस्तान से भी ज़्यादा भूखा दिखा दिया था। तो इस तरह की रिपोर्ट्स आती रहती हैं, तो इन पे हम बहुत ज़्यादा इन पे विश्वास कर नहीं सकते। लेकिन हाँ ये है कि चूँकि ये वर्ल्ड लेवल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको वर्ल्ड में बहुत रिकॉग्निशन हासिल है, अगर ये इस तरह कोई रिपोर्ट निकालती है तो ये हमें जानना चाहिए। तो दोस्तों इस बार 2022 की फिगर्स में इंडिया 127 पोजीशन पे है आउट ऑफ 146 नेशन, जो हमें याद रखना पड़ेगा, खासकर वो लोग जो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। और इसमें टॉप पे कौन है दोस्तों? आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, ये सारी कंट्री जो होती हैं ये हमेशा टॉप पे ही रहती हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं वहाँ पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं और हमें अपने देश को इन कंट्री से कंपेयर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ग्लोबल गैप इंडेक्स जो 2023 का एडिशन है दोस्तों, ये याद रखिएगा, और इसके पहले वाला था 2022 का एडिशन। तो 2023 के एडिशन में इंडिया है दोस्तों 127 नंबर पे और पाकिस्तान दोस्तों है 142 नंबर पे। वो काफ़ी पीछे है इंडिया से इस मामले में। जबकि इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उसमें सबसे बढ़िया है बांग्लादेश, फिर भूटान, फिर चाइना, फिर श्रीलंका और फिर नेपाल। ये कंट्रीज़ भारत से ऊपर हैं इस रैंकिंग में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि इंडिया की हालत इन कंट्रीज़ से ख़राब है विथ रिस्पेक्ट टू जेंडर गैप, तो आप समझ सकते हैं कि ये रिपोर्ट कैसी हो सकती है, कितनी फर्जी रिपोर्ट है ये। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जो हमारी इंडस्ट्री है वो इस समय गतिशक्ति पोर्टल पे आई कर रही है, मतलब गतिशक्ति पोर्टल पे बेट कर रही है कि भैया ये जो पोर्टल है ये उनकी जो पोटेंशियल है उसको बढ़ाएगी और देश में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी। और इस मामले में उन्होंने ये मतलब जो सेंसिटिव डेटा है उसको ब्लॉक करने के संदर्भ में भी गवर्नमेंट से आह्वान किया है। तो दोस्तों गतिशक्ति पोर्टल क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। ये हमारे गतिशक्ति स्कीम या नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टीपोर्टल कनेक्टिविटी का एक हिस्सा है, जिसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को एक कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग के थ्रू एग्जीक्यूट करेंगे, जिससे हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाए। दोस्तों इसको अक्टूबर 2021 में इसको लॉन्च किया गया था और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में दोस्तों 16 मिनिस्ट्रीज़ को एक साथ लाया गया है, जिसमें रेलवेज़ और रोडवेज़ भी हैं। और ये क्यों किया गया है दोस्तों? क्योंकि जो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट है, जो हमारे लॉजिस्टिक एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है, और उस कॉस्ट को कम करने के लिए ये 16 मिनिस्ट्रीज़ कैसे एक
कोऑर्डिनेटेड फ्रेमवर्क बनाएं, कोऑर्डिनेटेड अप्रोच बनाएं कि जिससे लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारा घट जाए। दोस्तों इससे क्या होगा, इससे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा और हमारे देश में इन्वेस्टमेंट बूस्टअप होगा। तो यही गतिशक्ति जो स्कीम है उसका काम था दोस्तों। और जो हमारी जो इंडस्ट्री है वो इस समय गतिशक्ति पोर्टल से क्या चाह रही है, इंडस्ट्री ये कह रही है कि पोर्टल के जो डाटा हैं वो मल्टीपल मिनिस्ट्रीज़ को कनेक्ट करते हैं, तो वो की कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को इन्फ्लुएंस कर सकती है और उनको और एफिशिएंट बना सकती है। और ये दोस्तों जैसे कि मैंने बताया 16 मिनिस्ट्रीज़ को ये इंटीग्रेट करती है किसी प्रोजेक्ट में। तो इससे दोस्तों 16 मिनिस्ट्री इंटीग्रेट हैं, तो जो भी उसमें डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी उसके की प्रपोजल्स हैं और उनको जो भी उसमें परमिशंस लेने हैं वो एक पोर्टल के थ्रू बहुत आसानी से मिल जाएंगे। और जिस डेटा की मांग इंडस्ट्री कर रही है वो है डिटेल्ड मैप्स एंड इकोनॉमिकल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन सेंट्रल और स्टेट एजेंसी। मतलब जो भी मैप्स हैं, जो भी उस जगह का सोशल और इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सेंट्रल और स्टेट एजेंसी फर्म्स को दे। लेकिन ये सेंट्रल और स्टेट एजेंसी इसको अभी रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, ये डेटा उनको नहीं देती है, लेकिन वो इसकी मांग कर रहे हैं। और इसको दोस्तों इससे क्या होगा दोस्तों, कनेक्टिविटी बूस्टअप होती है तो किसी भी देश का लॉजिस्टिक कॉस्ट घटता है। लॉजिस्टिक कॉस्ट घटने से दोस्तों इंडस्ट्रीज़ को बहुत फ़ायदा होता है, जिससे उनका जो कॉस्ट है वो कम होता है और इन्वेस्टमेंट बूस्टअप होता है। तो दोस्तों यही एक मल्टी मॉडल मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है जिसको हमारी इंडस्ट्री चाहती है कि वो गतिशक्ति पोर्टल के थ्रू उनको मिले। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एलेक्स म्यूलर के बारे में यहाँ बात की जा रही है, जिन्होंने सुपर कंडक्टर्स को एक नया शेप दिया था। तो चूँकि ये आर्टिकल सुपर कंडक्टर के बारे में है तो हम सुपर कंडक्टर के बारे में कुछ जान लेते हैं कि सुपर कंडक्टर होते क्या हैं। दोस्तों सुपर कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जो सुपर कंडक्टिविटी अटेन करते हैं। अब दोस्तों सुपर कंडक्टिविटी क्या है, दोस्तों सुपर कंडक्टिविटी वो फेज़ होता है, वो एक स्थिति होती है किसी भी सुपर कंडक्टर की जहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाता है। मतलब जो रेजिस्टेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को हमारे जो कंडक्टर्स देते हैं वो एकदम ज़ीरो हो जाता है, फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें। और ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है दोस्तों। मतलब कोई एक्स एलिमेंट है, उसको जब आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लाएंगे तो वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाती है उसमें। तो उसको हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। और क्रिटिकल टेम्परेचर देखिए दोस्तों कुछ मटेरियल का यहाँ दिया हुआ है जो कि सुपर कंडक्टर बन जाते हैं ऐसे क्रिटिकल टेम्परेचर पे, जैसे एल्युमिनियम 1.2 केल्विन पे, इंडियम 3.4 केल्विन पे, मरकरी 4.2 केल्विन पे और लेड जो है वो 7.2 केल्विन पे। दोस्तों ये जो है ये सुपर कंडक्टर बन जाते हैं इस टेम्परेचर पे। और सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है दोस्तों, सुपर कंडक्टिविटी वही स्टेट होती है जिसमें क्रिटिकल टेम्परेचर पे आने के बाद इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस उस सुपर कंडक्टर का ज़ीरो हो जाए, तो उस प्रोसेस को हम सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं दोस्तों। और सुपर कंडक्टर का दोस्तों यूज़ क्या है, वो पार्टिकल एसिलेटर्स में काम करते हैं, जो जैसे लार्ज हार्डन कोलाइडर है, जनरेटर्स में काम करते हैं ट्रांसपोर्टेशन, कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रिकल मोटर, मेडिकल, पावर ट्रांसमिशन, मतलब इनका बहुत सारा यूज़ है दोस्तों। तरह तरह के अनेक प्रकार के एरियाज़ है जहाँ इनका यूज़ होता है। तो दोस्तों समझ सकते हैं आप कि ये सुपर कंडक्टर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं इकोनॉमी प्लस साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से। साइंटिफिक रिसर्च में भी इनका बहुत ही इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इस पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ड्यू टू इम्प्रॉपर इनडिस्क्रिमिनेट डिस्पोजल ऑफ ओल्ड एंड यूज्ड कंप्यूटर ऑन देयर पार्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलीज्ड इनटू एनवायरनमेंट एज ई वेस्ट। दोस्तों इसमें से ई वेस्ट कौन कौन सा है, तो ये थोड़ा सुपर कंडक्टर से मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो उसको मैंने यहाँ डाल दिया है। तो इसमें आपके ऑप्शंस हैं बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, हेप्टेक्लर और मरकरी, लेड और प्लूटोनियम। तो दोस्तों इसका आंसर है बी। ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो ई वेस्ट में आते हैं, जिसमें से कौन कौन से हैं, बेरिलियम है, कैडमियम है, क्रोमियम है और मरकरी है और लेड है। ये सारे आपके ई वेस्ट में आते हैं। प्लूटोनियम और हेप्टाक्लोर को हम ई वेस्ट में नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ये जो कंप्यूटिंग मटेरियल्स हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स हैं उसमें इनका यूज़ बहुत कम होता है या नामात्र के बराबर होता है। और ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये सुपर कंडक्टिविटी भी अटेन कर लेते हैं एक क्रिटिकल टेम्परेचर पे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा द हिंदू का डिस्कशन। दोस्तों अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा।
थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।